बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अडयाला जेल में अंधेपन का शिकार हो रहे हैं? क्या उनकी बहनें उनके लिए कुछ कर सकेंगी? पीटीआई का उनकी रिहाई के हवाले से मुमकिन किरदार क्या हो सकता है? और तहरीक तफ़्ज़ आईन पाकिस्तान ने जो जेल भरो तहरीक की धमकी दी है, उस पे किस हद तक अमल हो सकता है? और दूसरी खबर ये है कि जनाब, जो हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी रिमार्क्स आए हैं और मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भी रिमार्क्स आए हैं। अजीब सी ये सूरत बनी हुई है, इस पर बात करनी है। और वादिय तीरा में जो ऑपरेशन हो रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड, क्या जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उससे लाइलम है ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? और क्या वफाकी हुकूमत जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, वो गुमराह कर रहे हैं या वो भी लाइलम है? वहाँ असल सूरत-ए-हाल क्या है? ये भी आपके साथ शेयर करनी है। और जो बात मैंने की है कि जनाब, वो जो एक जोड़ी जो है वो जेल भेजी गई है, वो हादी अली चट्टा और उनकी जो अहलिया हैं ईमान मज़ारी, जो उन्होंने रियासत मुखालिफ ट्वीट किए हुए थे, वो ट्वीट पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पे जब वो गिरफ्तार हुई है ना, तो उसके बाद जनाब वो ज़ाहिर है वो पहले 3 दिन छुपी रही वहाँ हाई कोर्ट बार में, पनाह लेके बैठी रही, जो छुपी नहीं हुई थी, पनाह लेके बैठी हुई थी। तो फिर वकला ही उन्हें लेके जा रहे थे जनाब अदालत में, रास्ते में पुलिस ने जनाब उनको पकड़ लिया। और पुलिस वाले वो वकला ये कहते हैं कि जनाब वो वकला के साथ बदसलूकी की गई। हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो है वो भी साथ थे, तो वाजिद गलानी साहब। उसके बाद जनाब ये हड़ताल कर रहे थे, मेरे ख्याल हर पीर को। ये पीर वाले दिन भी इन्होंने हड़ताल की हुई थी। वैसे अब तो पुलिस की सुलह भी हो गई है, हड़ताल की काल खत्म हो गई, वापस ले ली इन्होंने। जब वकला बार की तरफ से की गई हड़ताल की काल पे कान ना धरें, तो फिर होता यह है कि जनाब जो वकला रहनुमा हैं, मुंतखब बॉडी के जो अरकान हैं, वो जनाब अदालतों में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अदालत से, जनाब ये जो है ये हड़ताल पे हम। तो सरफराज डोगर साहब की अदालत में जब उस दिन केस चल रहे थे, रूटीन के मुताबिक वकील पेश हो रहे थे, तो उन्होंने जब उनकी अदालत में ये लोग गए हैं, तो उन्होंने जनाब ये हड़ताल है उनका, मेरी अदालत में तो सब लोग पेश हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब क्यों हड़ताल है? उनका जनाब बार के वकला की गिरफ्तारी पर आज हड़ताल है, यानी 2 जो गिरफ्तार हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कौन गिरफ्तार हुआ है? उन्होंने कहा जनाब ईमान मज़ारी गिरफ्तार हुई है और हादी अली चट्टा गिरफ्तार हुए हैं। कोई वकील थे कैसर अब्बास कौंसल, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि क्या आप उन्हें वकला समझते हैं? ये सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं, यानी ईमान मज़ारी और उसके शोर को वकील तो है ना वो, तो क्या आप उनको वकला समझते हैं? वकील चुप करके खड़े रहे। फिर जज साहब ने कहा कि अगर आप उन्हें वकला समझते हैं तो ठीक है, मेरे साथ आए मेरे चैम्बर में, तो वहां अपनी राय दें, बताएं मुझे अगर आप वकील समझते हैं। सरफराज डोगर साहब की बात जो है उसको इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए कि वो सजायाफ्ता मुजरम है, अब उनको सजा हो चुकी हुई है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हुए थे, पुलिस को वो मतलूब थे, तो फिर वो मुलजिम के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। शायद सरफराज डोगर साहब ये कहना चाह रहे थे, लेकिन इतनी तमहीद बांधने की और लंबी बात करने की जरूरत क्या थी? ये भी देखने वाली बात है ना। उसी दिन एक और वाकया होता है, जो सीनियर तरीन जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिनको नजरअंदाज किया गया चीफ जस्टिस बनाने के लिए, जुडिशरी कमीशन ने कहा इस काबिल नहीं है कि चीफ जस्टिस बनने। मेरा ख्याल उन्होंने फैसला दुरुस्त साबित है, इन्होंने खुद साबित किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जब ये इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स के एडमिन जज थे, उस वक्त ये बातें करते थे वकला, जो हम तक पहुंची हैं कि जनाब ये अपनी मर्जी के फैसलों के लिए जो मतहत अदलिया के जजेस हैं उनके ऊपर दबाव डालते हैं, फोन छून करते हैं, इनका सेक्रेटरी फोन छून करता है, इस तरह की बातें जाते। अल्लाह करे दुरुस्त ना हो, अगर होती तो शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्शन ले ही लेती है इस पे। लेकिन बहरहाल ये उनकी अदालत में जब जनाब ये वाकया, तो कि जनाब आज हड़ताल है, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा गिरफ्तार हो गए हैं, तो जज साहब ने कहा कि इन्होंने खुद ही गिरफ्तार करा है, जो हड़ताल करवाने वाले वकील है, खुद ही जेल भिजवाते हैं, फिर हड़ताल कर देते हैं। इनको मेडल मिलना चाहिए। जजेस तो चलो नाअहल हैं ही, अब अदालतें भी मुर्ता हो गई हैं, ये जज साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब पहुंच गए हैं अदालत पे, अफजल मुजोक्का की अदालत पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं। उनका जनाब बार तो खुद जेल छोड़ के आई है उनको, बगैर कानून के जज ने कमाल का फैसला दे दिया। यानी वो कहते कानून ही कोई नहीं, जरा जज ने फैसले दिया, भाई थोड़ी को अपील आ गई है,
थोड़ी कोई अपील आ जाए तो सरफराज डोगर साहब ने भी नहीं रिमार्क्स देने चाहिए सी। उन्होंने अगर अपील आती आ इस फैसले के खिलाफ जी सजावां हुई तो फिर की करनगे, तो वकील कह सकते जनाब तुम तो पहले ही इन्होंने बारे तसब रखते हो। मेरे ख्याल में सरफराज डोगर ने अपने को लानी भी नहीं हैगी, लेकिन ये साहब है इनके पास भी नहीं लग सकती। अब वैसे इनको पता है कि मेरे पास लगनी तो है कोई नहीं, चलो जो दिल तक बाहर कर लीजिए। उनके जनाब जज ने कमाल का फैसला दे दिया बगैर कानून के, ये जज साहब कह रहे हैं। अच्छा वो तो हो गया, फिर कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि केस उनके पास लगा हुआ था फौजदारी का, कोई ये केस था, एफआईआर भी थी उसमें, और उसमें क्रॉस वर्जन भी था, यानी मुलजमों ने भी एक तो एफआईआर दर्ज हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2018 की, पता नहीं सुगरा बेगम केस मेरे ख्याल को इस तरह का नाम है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर गई हुई है कि जनाब एक वो कि 2 एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती, क्रॉस वर्जन हो सकता है। यानी दूसरा फरीक अपना वो 161 का बयान जो है वो पुलिस को रिकॉर्ड करे और पुलिस उसको उसी तरह ट्रीट करेगी जैसे एफआईआर को ट्रीट किया जाता है, उसकी भी उसी तरह इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वो जनाब ये केस उनके सामने लगा, तो उनके जब देखे कैसा अजीबोगरीब केस है जिसमें क्रॉस वर्जन और एफआईआर का अलग अलग ट्रायल किया हुआ है। अब इसकी तफसीलात ये मुमकिन ही नहीं है, अलग अलग ट्रायल। जब उसका अलग अलग ट्रायल तो तब हो ना जब प्रोसिक्यूशन ने 2 चालान सबमिट किए हो। 2 चालान एक मुकदमे के सबमिट नहीं हो सकते, ये कानून ही नहीं है। ये बहरहाल जज साहब कह रहे हैं जनाब ये हाल देख लें जज का, नीचे वाले का, तो उन्होंने कहा कौन जज है? जज के सामने लिखा है होंगे, लेकिन इन्होंने जिक्र करना चाहिए। ये कौन जज है जिसने जनाब ये फैसला दे दिया हुआ है? उनका जनाब ये तो अफजल मुजोक्का साहब का फैसला है। अब अफजल मुजोक्का साहब ने ईमान मुजारी और उनके शोहर को भी सजा दी है, और 9 मई के जो मुकदमात हैं वो भी इमरान खान समेत उनकी अदालत में जेर समात हैं। अच्छा वैसे अफजल मुजोक्का साहब अगर इतने नालायक जज हैं इनके बकौल मोहसिन कियानी साहब के, तो फिर उन्होंने जो इद्दत वाला केस था जो सजा हुई थी इमरान खान और बुशरा बेगम को, उसके खिलाफ जो अपील आई थी, अपील किसने मंजूर की थी? अफजल मुजोक्का ने। अफजल मुजोक्का ने बरी किया था इनकी अपील मंजूर करते हैं दोनों को। ठीक है, फिर नालायक ही होएगा फिर उनका। जनाब ये जज जो है ना, ये कैसे जज हैं? डेपुटेशन बिल लाहौर से ले आए आप इनको, और ये बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। फिर उधर चले गए, फिर वो कहते हैं जाके को चीफ जस्टिस को बताए कि जनाब ये कैसे जज आप ले आए हैं। और फिर वो प्रोसिक्यूशन की भी थोड़ी सी क्लास लेते हैं और कहते हैं मैं जो मेंबर इंटरेस्टेड टीम है एमआईटी को उसको कहता हूँ जनाब जजां की भी जरा ट्रेनिंग करवाए। तो भाई मेरे इतनी ऑब्जर्वेशन देने के बजाय आप जजमेंट दे दें, वो जजमेंट में दे दें। जजमेंट में लिखा जा सकता है ना जो जज साहब ने कोताही की है, गलती की है, तो उसका फैसला कर दें जनाब। 2 ट्रायल तो हो ही नहीं सकते, एक एफआईआर के जी एक वकूए के, तो फिर 2 चालान कैसे सबमिट हो गए? ये भी देखने वाली बात है। अब कियानी साहब फरमा रहे हैं कि अदालतें मुर्दा हो गई हैं। वो अदालतें मुर्दा तब होती हैं जब जजों के दिल मुर्दा हो गए, जमीर मर गए हों, तब अदालतें मुर्दा होती हैं। ये आपको किसने इख्तियार दिया है इस तरह की ऑब्जर्वेशन देने का? जज के फैसलों को, ठीक है आपके सामने फैसला आते तो आप करें, दे फैसला जो देना है, लेकिन इससे पहले ही असरअंदाज होने की कोशिश करना कि जनाब किसी और बरादर जज के पास लग जाए तो जनाब ये तो कियानी साहब जैसे सीनियर जज ने कहा हुआ है, या मतहत अदालतों के जज जो वो डर जाए जनाब कियानी साहब के पास चला गया अगर तो कियानी साहब ने दिन छोड़ना पता नहीं क्या कर देना। ये रवैया जो है ये भी इंसाफ के तकाजों के बरक्स है। मैं पहले भी कई मरतबा कह कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना जजेस का, वो इनकी टेबल के ऊपर बड़ा सारा फ्रेम करवा कर रख देना चाहिए शीशे के नीचे, या फिर इनके कम से कम चैम्बर्स में लगा दिया जाए। क्या जज खुल्लम खुल्ला इस तरह का जार उस कोड ऑफ कंडक्ट देख लें, जज जो है इस तरह के रिमार्क्स दे सकता है जिससे उसका जहन जो है वो आश्कार हो जाए क्या फैसला देने वाले, या उसके रिमार्क्स जो है वो अदलिया के ऊपर, लोअर कोर्ट्स जो है उनके ऊपर वो उसका असरअंदाज हो। अच्छा दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जनाब 2 दिन से खबरें चल रही हैं। असदुल्ला खान साहब ने सबसे पहले खबर दी कि जनाब उनकी आंख का कोई मसला है, तो वो जनाब वो कहते हैं जनाब 3 दिन डॉक्टर टीम जाती रही, फिर पिम्स गए, इस तरह की बात उन्होंने की थी। असदुल्ला खान साहब जो हैं वो मेरे लाहौर में हमसाए रहे हैं, बड़े जेंटलमैन हैं, लेकिन बहरहाल उनमें थोड़ा सा है वो इमरान खान की मोहब्बत का वो काफ़ी ज़्यादा उनमें जो है वो ये जरासीम जो है वो पाए जाते हैं। तो उन्होंने जनाब ये किया। उसके बाद जनाब उनकी बहनें जो हैं ये वहाँ
मंगल वाले दिन जब अपने भाई से मुलाकात करने जाती हैं, तो वो जनाब ये साफ़ी उनसे सवाल करते हैं, तो वो इनका है, इनका जो कह लें कि जो साफ़ी पीटीआई के साफ़ी है ना, असदुल्ला वो वाला साफ़ी है। तो वो ये कहती हैं कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये टेस्टर लगाते हैं, मेरा भाई बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये जरा सुनिए वो क्या फरमा रही है। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, उनकी आंख को कुछ नहीं है। अगर ये सोचते हैं ना कि कुछ करने का, तो ये सोचे भी ना, इनकी किसी की आंख नहीं बचेगी। बड़ी दिलचस्प बात है कि जनाब ये जो पीटीआई वाले हैं, ये भी सहाफियों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं कि जनाब सहाफी ये कह रहे हैं, डायरेक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उनकी बहनों ने भी ये कहा है कि इनके पास जनाब कहां से ये इंफॉर्मेशन आ गई, हमें बताते। और दूसरी बात यह है कि ये शौकत खाना जो हॉस्पिटल है, इसको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? ये इमरान खान की जाती मिल्कियत है, ये ट्रस्ट है, अवाम के पैसों से चलता है। और ये जनाब ये एक इश्तिहार फौरी तौर पे सामने आ जाता है कि जनाब जो इमरान खान की आंखों को संगीन बीमारी लग हो गई है, तो पता नहीं क्या हो गया है, हमें ये यकीन है कि डॉक्टर सही इलाज कर रहे होंगे, लेकिन हम दरखास्त करते हैं कि जनाब हमें भी इलाज का मौका दिया, यानी हम इलाज करेंगे। इस तरह की जो बात है उन्होंने ये की है। अब फिर उसके बाद जनाब खबरें आना शुरू होगी। डान अखबार में खबर छप गई एक सीनियर डॉक्टर के हवाले से, जो पिम्स के डॉक्टर है, जनाब इमरान खान को लाया गया था हफ्ते वाले दिन, और फिर जनाब वो रात को अतवार हो गई, तो जनाब सुबह तक लगे रहे उनका ऑपरेशन करने, जो भी ट्रीटमेंट थी। तो जनाब गैर मामूली नकलो हरकत थी उस वक्त अस्पताल में, हफ्ते की और अतवार की दरमियानी रात। तो जनाब ऑपरेशन थिएटर्स और अंथीजिया रूम जो है वो घेरे में लिए हुए थे, किसने लिए हुए थे, कौन था, लेकिन साथ ही एक और डॉक्टर तदीद कर रहा है। वो कहते हैं जनाब इस पे बेहतर है बात ना की जाए, पीटीआई वाले इसको कोई इशू बना लेंगे। इस तरह की बात शायद जो है वो हुई है। अब असल सूरत क्या है, जो अच्छा हामिद मीर साहब ने भी ये कह दिया, जनाब मेरी इतला के मुताबिक जनाब उनको लेके गए। अब पिम्स में गए हैं या नहीं, वैसे तो अगर जेल में इलाज मुमकिन ना हो तो उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, सीधी सी बात है। और अस्पताल के उस कमरे को फिर सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाए, अगर उसे वहां एडमिट करवाना पड़े, चेकअप के लिए भी ले जाया जा सकता है, ये सही बात। और हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराए। ये नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे, यही इन्होंने दलाइल दिए थे ना अदालत में कि हर बंदे के पास ये इख्तियार है कि ना वो अपनी मर्जी का वो डॉक्टर जो है उसका चुनाव करे, उससे इलाज करवाए। अल्लाह ने तौफीक दी है तो बाहर जाकर करवाए। बहरहाल ये अब इनका जो मसला, अच्छा ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, जो मेरी खबर है वो इनसे मुख्तलफ है। वो खबर क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो अंधेपन वाली बात है ना, मैं कहूँ अंधेपन का शिकार हुए, इनको जो बताया जा रहा है वो है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। ये एक बीमारी है। ये बीमारी क्या होती है? ये नाकाबिले इलाज बीमारी है, इसका इलाज कोई नहीं, ये सही नहीं होती बीमारी। और पहले अगर एक आंख को है ये बीमारी, तो फिर ये 3 से 5 साल के दौरान दूसरी आंख में भी ये बीमारी जो है, ये यानी कि अंधेपन, एक आंख में बीनाई मुतासर होती है, फिर दूसरी तरफ भी ये मामला जो है ये चला जाता है। ये होता क्या है, ये रेटिना होता है ना आंख का, जिसको आंख का पर्दा कहते हैं, इसकी 10 लेयर्स होती हैं, जो मैंने डॉक्टर से पूछा है। तो वो जैसे हमारी एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। वेन जो है उसमें आप ये कह सकते हैं ना, वो खून जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसको उर्फ आम में हम आलूदा खून कह देते हैं, साफ खून नहीं होता। जबकि जो आर्टरी में जो शरीयानों में खून चल रहा होता है, बह रहा होता है, वो ताज़ा खून कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन वाला, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, साफ होके वो जो जा रहा होता है, वो होता है। दो पंप करते हैं ना, एक वो जो है वो जो ब्लड है जो फेफड़ों से होके गुजर के आता है, उसको पंप करके पूरे जिस्म में हिलाता है। और दूसरा वो जिसको मैं कह रहा हूँ कि आलूदा, जिन्होंने से गंदा खून भी कह देंगे उर्फे आम च कि जनाब 2 तरह के खून होंगे जिसम चल रहे होंगे ने। तो ये जो आंख के अंदर भी इसी तरह 2 जो हैं वो खून जो है, एक साफ खून ऑक्सीजन वाला जा रहा होता है आर्टरी में, शरीयानों में। अच्छा, ये आर्टरी या शरीयानों वाला खून है जो साफ खून है, उसके जमने के चांसेस कम, उसमें क्लाट नहीं बनता। ये डॉक्टर कहते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं। क्लाट बनता है वेन में, जिसको रग कहते हैं उर्फ आम में, रग। तो जो रगों में खून बह रहा होता है वो
क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती तो उसमें क्लाट बनते हैं, वो जमता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। ये जो आंख में ये वाली जो बीमारी है ना, ये आप कह लें कि जो मरकजी रेटिना है उसकी जो एक वेन है वो बंद हो जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। अब इसका इलाज कोई नहीं है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। हाँ, एक सूरत हो सकती है, इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज कोई नहीं है, यानी ये बीमारी दूर नहीं की जा सकती। हाँ, एक कोशिश की जा सकती है कि एक खास किस्म का इंजेक्शन आता है जो आर्जी तौर पे वेन को थोड़ा सा आप कह लें कि खुला देता है, खुला कर देता है, और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है वेन जो है। तो टीके के जरिए या फिर शायद लेजर के जरिए भी उसका कोई इलाज हो सकता है। तो वो ये इलाज नहीं हो सकता, उसको रोका जा सकता है, उसकी रफ्तार जो है वो सुस्त की जा सकती है। जैसे काला मोतिया नहीं है, काली मोतिया का कोई इलाज नहीं है। हाँ, वो ड्रॉप्स वगैरह पा के ਉਹਨੂੰ स्लो किया जा सकता। अगर इमरान खान साहब में बीमारी वाकई ने बीमारी लाक हो गई है तो फिर वो अंधेपन का शिकार हो रहे हैं, ये कोई शक नहीं है। और दूसरा जो इलाज वाली बात है, ये जो इंजेक्शन लगता है ना, इसके लिए वो ये कह लें कि माइनर ऑपरेशन जिसको कहते हैं, लोकल एंथीजिया के साथ। मेजर ऑपरेशन तो वो होता है ना जो एंथीजिया दे के बंदे को बेहोश किया जाता है, नहीं, ये लोकल एंथीजिया दिया जाता है, यानी कि आंख जो है वो उतना हिस्सा जो है वो सुन कर दिया जाता है, और फिर वो उसको इंजेक्शन वगैरह तकलीफ होती है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये जेल में भी इलाज मुमकिन है। अब मेरी जो इतला है कि इनको जेल से बाहर नहीं ले जाया गया, ये पिम्स में नहीं गए, इनका पिम्स के डॉक्टरों ने 2-3 दिन जो है वो चेकअप किया है, फिर उन्होंने ये डायग्नोज किया है जो भी बीमारी है। सफेद मोतिया भी हो सकते हैं, उम्र भी देखो ना कितनी होगी, उस उम्र जाके मोतिया शोतिया उतर जाता होंगे, ये बीमारियां लग जाती हैं। तो वो जनाब वहां पे ही वो पता चला कि जेल में ही उनका जो है ये टिक्का शिक्का जो लगाना था वो लगाया गया। और वैसे ये ना जिस दिन होता है ना ये ऑपरेशन डे हॉस्पिटल्स में, उसी दिन इन जो टीका लगाने वाले जो होते हैं इनको बुलाया जाता है कि आपका मामूली सा ऑपरेशन होगा। लेकिन वो जो होता है ना कि वो जनाब उसको स्टरीलाइज करना, ये वो इतना ज्यादा उसका नहीं होता। वो कहते हैं उसका कोई चक्कर नहीं होता, बस वो आंख में वो जो टीका होता है वो पता नहीं बर्फ में होता है या क्या, उस टेम्परेचर का मामला होता है, फौरी तौर पर निकाल के लगा देते हैं वो अंथीजिया वो उसको करने के बाद, लोकल अंथीजिया के बाद। तो ये अब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था कि जनाब उनको पिम्स ले जाते। और जेल काम जो है, जो जराए जो है जेल जराए, वो कहते हैं जनाब नहीं ये इनको बाहर नहीं ले जाया। मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो वो कहते हैं जनाब ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और टेंशन भी इसकी वजह हो सकती है। ब्लड प्रेशर का जो टेंशन है उसके साथ बड़ा ताल्लुक है। तो हो सकता है कि ज़हनी आसूदगी ना होने की वजह से या परेशानियों की वजह से ब्लड प्रेशर जो है उनका डिस्टर्ब हो रहा हो, तो उस वजह से भी ये जो है ना ये मामला हो जाता है, ये जो बीमारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह जनाब खबर चलती रही जनाब बैरिस्टर गौहर को ये मंगलवार दिन इजाज़त दे दी गई कि जनाब आप जाके मिल लें, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यह कह दिया कि मेरे साथ जा कोई वकील जाए या उनकी बहन जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर खबरों में ये कहा गया कि बैरिस्टर गौहर साहब को ये खतरा था कि मैं अंदर आके मिल के आ गया तो मेरी बात होगी, तो मुझे तो पहले ही कह रहे टाउट है, तो मेरी तो हार गई। अब मेरी जो इतला है, जो इनके बैरिस्टर गौहर के कोलीग्स हैं उनके साथ जो मेरी बात हुई है वकला के साथ, तो वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब गए जरूर थे, वो गेट नंबर 5 पे उन्होंने अंदर वो इतला भी कर दी, वो ले भी गए इनके साथ, वो जो कागज होगा मुझे नहीं पता, तो वो लेकिन इनको इजाजत नहीं मिली थी मुलाकात की। ये गलत है कि जनाब उनको इजाजत दे दी गई थी, इजाजत मिली नहीं बैरिस्टर गौहर को, एक बात। और दूसरी, मंगल वाले दिन जो लोग इनके साथ हैं ना, जैसे 10,000 बंदा कहती है ना कि 10,000 बंदा आओ जनाब लेके आ जाओ, तो जनाब वो बंदा 200 से 300 के दरमियान लोग थे, 400 कर लें, ठीक है ना। तो जब इन्होंने देखा जनाब हमें तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा, पहले नाके पे रोक लिया, वहां रोक गई, बैठ गई, सारा कुछ हो गया, तो फिर जनाब ये कहें चलो भी चलिए, खुद ही चलो जी चलिए। अब जब देखा कि जनाब यहाँ से रोला चला कोई नहीं पड़ा, जब रोला चला नहीं पड़ा तो खुद ही जाते हुए ये जनाब इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया, बोले कि वीडियो बनवा दी,
सोशल मीडिया चलवा दी कि देखें जनाब पुलिस आ गई है, हमें घेर रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही आप ही को। कमाल है। उन्होंने कहा जनाब उसी को रुक के जाओ, बिस्मिल्लाह। और दूसरा, जो इनकी बहनें हैं वो परेशान है इस बात से कि जनाब हम आती हैं, ड्रामा एक शो होता है यहाँ पे, लेकिन उसका असर कोई नहीं होता दूसरी तरफ। और ना ही हमारे लोग जो हमारी तादाद बढ़ने की बजाय वो जो उस दिन आके बैठते हैं वो कम से कम होती जा रही है। और फिर इनकी बहन जो है वो ये फरमा रही है कि जनाब तमाम जो अरकान असम्बली हैं, केपी के, पंजाब के, पार्लियामेंट के अरकान, सेनेटर, वो सारे आए वहां पे आके गेट नंबर 5 डडेला जेल के वहां जनाब आके पहरा दें, बैठे, फिर कोई गल बननी है। यानी वो खुद भी मायूस है कि साढ़े आने जाने ना कोई फर्क नहीं पैदा, साड़ी आनियां जानियां हैं। बैरिस्टर गौहर इनके साथ जितने एमएनएस हैं एक जोर से आए, अडियाला के 5 नंबर गेट पे जोर लगाएं। और दूसरा, इमरान खान की बहन की वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो कह रही है आपने जनाब खैबर पख्तूनख्वा भी बंद करना है और त्रिवेला डैम भी बंद करना है। बंद करना त्रिवेला डैम की बिजली बंद करनी है जाके। सुनो, बिल्कुल आप आइए हमारा तजवीज़ है। मेरा ये है कि हम छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम। इस बयान पर इमरान खान की फैमिली के जो वकला हैं उनमें से एक के साथ मेरी बात हुई तो मैंने कहा यार ये तो सीधा सीधा रियासत पे हमले की काल दे रही हैं ये जो इमरान खान की बहन है। जनाब त्रिवेला डैम जो है उसको बंद कर देना है, पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देनी है, कुछ वड्डा करके दिखाना। उनके जब मेरी भी बात हुई थी उनसे, वो कहते हैं कि जब वो तंज कर रही थी, वो दुख का इजहार कर रहे, वो कहा वो आते हैं ना जो लोग इर्द गिर्द आके जनाब बड़ी बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, फटिए टाइप होते हैं, जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गर्दन कटवा लेंगे, फला कर देंगे, खान के लिए जान भी करवाना है। तो वो साहबान जो वहां मौजूद थे वो भी इसी तरह की बातें करते हैं, देखिएगा हम 8 फरवरी को क्या कर देंगे। उस पे उन्होंने ये कहा था कि कुछ वड्डा कर, खैबर पख्तूनख्वा नूं बंद करने की मुश्किल थोड़ी हुकूमत हैगी, त्रिवेले डैम नूं बंद करो। ये वो कहते हैं कि तंजन कहा, लेकिन उन्होंने इस गुफ्तगू तो इंस्पायर होके अगर कोई टुर जाएगा त्रिवेला डैम बंद कर जत्था लैके, फिर तो 9 मई वाले वाकया हो गया ना, तो इस दफा तो नहीं होने देना उन्होंने। एक किदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ यार, कुछ सोच समझ के अपने उन्होंने तो देखो ना, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ वर्कर है उन्होंने अकल ਤੇ शऊर ਨੂੰ तो अंदाज ज़हन च रखो ना। अब मुझे वो उन्होंने कहा वो तंजन उन्होंने कहा था, लेकिन ये कैसे पता है लोगों की नीयत क्या है, वो तंज किया है या हकीकतन उन्होंने डायरेक्शन दी है। और वादिया तीरा में पहुंची हुई है जनाब कि जनाब वहाँ जो मुतासरीन के साथ मुलाकात करनी है। अब ये जो पीटीए वाले हैं जो वहाँ हुकूमत है जिनकी सेल अफरीदी साहब, ये तो खैर झूठी बोल रहे हैं ना सरासर। और इनके वैसे जो है ना मुशीर इतलात शफी जान साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मीडिया मैनेजर्स हैं स्टेट के, वो कहते हैं ना जनाब इनको जनाब काबू किया हुआ है चैनल्स को, तो उनको ये करना चाहिए कि जो शफी जान साहब है ना तमाम चैनल्स को डायरेक्शन जारी करें कि जनाब जो शफी जान साहब है ना इनको जरूर मेहमान के तौर पर लिया करें, क्योंकि ये ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं इनका पूरा बयानिया झूठ साबित हो जाता है उससे। अब वादिया तीरा में ये कह रहे हैं जनाब वहां जबरन लोगों को निकाला जा रहा है, और मैंने वो डॉक्यूमेंट भी दिखाया था इन्हीं की हुकूमत का जारी किया हुआ, तो उसमें तो वो कहते हैं रजाकराना तौर पर लोग जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर का खत है। अब ये कह रहे हैं जनाब वो जबरदस्ती उनसे साइन करवाए गए 11 लोगों से, इस तरह की बातें। कोर कमांडर बीच में बढ़ गया जनाब, और फिर जनाब जो आईजी एफसी हैं वो जनाब बीच में आ गए, तो ये तो ओ भाई मेरे तुसी की कर रहे हो थे, ये भी देखो ना, इन्हों दरअसल इन्हों पता ही नहीं उत्थे की हो रहा। बहन गई हैं, अच्छा अब वहां लोग जो शोर मचा रहे हैं कि जनाब 4 अरब रुपए जो आपने रखे हैं, ये 4 अरब रुपए किस बात के रखे आपने। अब जो शफी जान साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमने इसलिए रखे कि मैंने की नीयत का पता था कि इन्होंने ऑपरेशन करना है, इसलिए हमने रख लिए। अच्छा अब आगे जाके वो ये भी फरमा रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये मुद्दा जो है ये सेल अफरीदी पे डालना था, तो ये करवा रहा है, तो हमने उसको बचाने के लिए इनका मंसूबा नाकाम बनाने के लिए जनाब ये 4 अरब रुपया रख दिए। अब उस 4 अरब रुपए में इन्होंने 30 लाख रुपया जो है, वो पहले भी मैंने एक दिन बताया था जब ये इन्होंने जारी किया था कि 30 लाख रुपए जो घर है उसका अगर नुकसान होता है 10 से 30 लाख उनको देने हैं, और 50,000 रुपये फी खानदान इन्होंने देना है। ये कहते हैं 17,000 खानदान, मेरी इतलाक मतलब 20,000 खानदान है।
जिनमें से 12,000 जो है वो नकल मकानी कर चुके हुए हैं। अब वहां सड़कें बंद हैं, बर्फबारी हो रही है, तो कैसे उनको वापस लेके जाएंगे जनाब ये इतवार वाले दिन, ये साहब जो है, ये सुहेल अफरीदी साहब। अच्छा, इनको ये कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है, वो पूछा वो आसमा शराजी साहबा ने, तो वो कहते हैं ऑपरेशन की तैयारी तो इनकी पूरी है, अब इनको पता ही नहीं वहां हो क्या रहा है। और वो जो वफाक के वजीर आके बैठ जाते हैं, वो भी ये कहते हैं ना वहां कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वहां सर 300-400 के करीब जो दहशतगर्द हैं, जिनमें वो वाले भी जो सरहद पार से आते हैं, जिन्होंने आके हुजरों में पनाह ली हुई है, मस्जिदों पे कब्जा किया हुआ है, लोगों के घरों में पनाह ली हुई है, बात के साथ फैमिलीज भी मौजूद हैं उनके साथ, जो वहां ये पोस्ट जो सारे उनके वो वही करते हैं ना, देखभाल सारी निगरानी निगरानी, तो वो वहां अब ये आप ये समझ लें कि जनाब इतनी ज्यादा तैनातियां हैं फोर्सेस की कि वो बंदे हिल नहीं सकते वहां से, वो वाले जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन है बहुत बड़े पैमाने पे, ये मैं बता दूं। इनको पता ही नहीं वहां ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो जो 300-400-500 लोग हैं जिन्होंने वहां पनाह ली हुई है या ढाल बनाया हुआ है इंसानी जानों को, ये जब ये मौसम ठीक होगा ना तो उन तमाम के खात्मे की इत्तला आएगी। ये मैं बताऊं, अभी जो कुछ 4-5 हजार लोग हैं ना, वे भी उनकी वजह से कुछ थोड़ी सी सुस्ती की जा रही है, लेकिन ये बंदोबस्त पूरा है। और वहां आप कहने के डिप्लॉयमेंट ठीक है, पूरी है, इनको पता ही नहीं, और वफाक वालों को भी शायद पता नहीं है कि वहां हो क्या रहा है। झूठो झूठ चताली चलाई जा रही है। और महमूद अजगरी साहब ने जनाब ये कह दिया कि जनाब हम तहरीक जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो उनकी बहनें तो तंज करती फिर रही है कि 150 बंदा नहीं आंदा। पहले भी उन्होंने कई दफा किया, कौन कुर्बानी देने लिए तैयार होगा यार इमरान खान वास्ते इन्हें हालात दे विच। और लोगों ने रोजी रोटी दे लाले पे हुए ने। ये कहते जनाब जेल भरो तहरीक देखी नहीं सी, शाह महमूद क्रैशी हुई जो इतने सिविल लाइन थाने के बाहर फटाफट जाके जिन्हें प्रिजन वैन च बह गए सी, उन्होंने वैन चला दी, फिर रौला पाता, यानी तस्वीर बनाते सिर्फ बह के, फिर गायब हो जाते थे। जो वैन चली फिर चिक्का मारन अंदर बह के। इन्होंने जेल भरो तहरीक चलानी है। और जो महमूद जब कह रहे थे इधर उधर जो खड़े होते हैं दाएं बाएं, असद कैसे ट्राइब, उन्होंने रंग उड़ गया हुआ कि यार कि सानू ना पहले ज़ाहरा, फिर पहले लीडर गिरफ्तारी देनी पैंदी है तो देन। ये तो लुके फिरते ने। सुहेल अफरीदी साहब ने अज जनाब आना मुलाकात वास्ते, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जेल मुकाबले जमानत निकल के हुए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सख्ती करे पुलिस जो है, ज़ाहरा वज़ीर आला हैगा, लेकिन बहरहाल एक तलवार तो रट गई है ना गिरफ्तारी दी। ये ना 8 फरवरी नूं इन्हां तो पई है जाम होना, ना ही इन्हां बेचारियां तो जेल भरो तहरीक चलनी है। तरीका वही है, गोडियां नाल हथ लाण, जान दो, भड़का बंद करन, सोशल मीडिया ਨੂੰ कंट्रोल करन, शख्सियात ਨੂੰ अदारियां ਨੂੰ निशाना बनाना बंद करन, फिर शायद मे भी मुलाकातां वगैरह का सिलसिला जो बहाल हो जाए। वैसे तो भैन ने क्या टेस्टर ला के देखते हैं कि अगर ये वाकई पिम्स गए ने, अगर पिम्स गए ने तो इस तरह खामोशी ना किसी होर भी मुंतकिल किया जा सकता। ये भी देखो ना तुसी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।